चित्रकार, कथाकार, व्यंगकार, कार्टूनिस्ट, फिल्म लेखक और दूरदर्शन के लिए लिखने वाले आबिद सुरती। कला और साहित्य की शायद ही कोई ऐसी विधा हो जिसमें आबिद सुरती ने काम न किया हो। आबिद सुरती के कार्टून देखते देखते एक पूरी पीढ़ी हमने देखी है और आज ये बड़ी खुशी की बात है कि आबिद सुरती हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे ख़ास प्रोग्राम ख़ास मुलाकात के लिए। आबिद साहब, आपका स्वागत है। आबिद सुरती और डब्बू जी और आबिद सुरती, ये दोनों शब्द पर्यायवाची बन गए आबिद आपको और डब्बू जी को लेके। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि डब्बू जी की प्रेरणा आपको कैसे मिली? काफ़ी साल पुरानी बात है, कम से कम 30-40 साल हो गए इसे। मेरे पापा जो थे वो कुछ इसी हुलिये में, जहाँ तक मुझे याद है, इसी हुलिये में नज़र आए थे और वो सूफीज़म में काफ़ी इन्वॉल्व थे। इस वजह से उन्होंने ये चोला अपनाया था। चोले का रंग सफ़ेद था, मैंने काला कर दिया है डब्बू जी में। और जो उनकी सूरत जो है वो करीब करीब सही है, सिर्फ उसमें मैंने मूछे बाद में ऐड की है। आपने अभी अच्छी बात कही कि आपको ये प्रेरणा आपके वालिद से मिली, लेकिन उसमें काफ़ी जो कार्टून स्ट्रिप देखते देखते हम ही एक पूरी की पूरी पीढ़ी आपके कार्टून देखती रही। लेकिन उसमें बाद में आपने बचपन से कुछ उसमें हाउसवाइफ के भी जोक्स डाले और कुछ आपने कैरेक्टर्स और भी उसमें इंट्रोड्यूस किए। वो दुबला पतला सा एक कैरेक्टर है, चंदूलाल तो हाँ, तो वो ये कैरेक्टर फिर कैसे ऐड होते गए? ये सारे जो हमारे जो परिवेश में जो लोग रहते थे, जिन लोगों से संपर्क था, जिनका व्यवहार मुझे पता था, उन लोगों को मैंने इसमें शामिल कर दिया। लेकिन मुझे याद है कि धर्मवीर भारती ने एक बार ये कहा था कि भाई ये जो तुम्हारी कार्टून स्ट्रिप है डब्बू जी, इसको पढ़ने के लिए लोग धर्मवीर पीछे से खोलते हैं जी, यानी तुमने इसका उर्दू करण कर दिया है। राइट। तो जब ये 30 साल तक लगातार इसमें छपती रही और जब ये बंद हुई तो आपको कैसा लगा? बड़ा अफसोस हुआ कि इतना लोकप्रिय फीचर, इतनी लोकप्रिय पत्रिका वक्त के साथ चल न सकी। अगर वो पत्रिका वक्त के साथ चली होती तो शायद बंद नहीं होती। लेकिन ये तो मतलब जो फूल खिलता है तो मुरझाता है, ये तो कुदरत का नियम है, उससे तो आप बच नहीं सकते। लेकिन फिर आपने डब्बू जी को दोबारा से जीवित किया। डब्बू जी कभी बंद नहीं हुआ। धर्मयुग बंद हो गया, डब्बू जी बंद नहीं हुआ। वो तो लगातार चलता रहा और कई ज़बानों में चलता रहा। कन्नड़ में चलता रहा, गुजराती में चलता रहा और बांग्ला, उस तरह कई ज़बानों में। आबिद, साहित्य और कला की कोई भी ऐसी विधा नहीं जिसको आपने छोड़ा हो। आपने पेंटिंग की, आपने पेंटिंग में बहुत प्रयोग किए, आपने नाटक लिखे, आपने यात्रा संस्मरण लिखे और आपने कहानियाँ लिखी। तो ये आप किस तरह निर्णय लेते हैं कि ये माध्यम जो है आपकी सृजनात्मक उसके लिए ठीक रहेगा? मेरी फितरत में है कि मैं कहीं टिक कर एक जगह बैठ नहीं पाता। जैसे मैंने पेंटिंग शुरू की तो पेंटिंग शुरू करूँगा तो फिर बनाता ही चला जाऊँगा और करते 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 एक मौका ऐसा आएगा कि जहाँ मैं बोर हो जाता हूँ, तो इमीडिएटली आई स्विच ओवर टू राइटिंग। राइटिंग से बोर हुआ तो आई स्विच ओवर टू कार्टूनिंग। इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन आबिद, मैं कई कलाकारों से मेरी जब बातचीत होती है तो ये कहते हैं कि जब वो काम से करते करते उनको लगता है कि अब वो एक स्टैग्नेशन आ गई है जी, तो उसमें कुछ और प्रयोग करते हैं।
लेकिन आपने जो प्रयोग किए, क्योंकि आपके प्रयोग की तो रेंज इतनी ज़्यादा है, क्योंकि आप एक तरफ वो कच्छ के जो जी। पारंपरिक आर्ट्स है उसको आपने मॉडर्न आर्ट में लेके आए, मिनिएचर में आपने सूफी मिनिएचर Miniatures के आपने किए, बनाए, उसके अलावा और तो और आपने वो जो लाइव मॉडल को ही पेंट कर डाला, जी जी और उसके बाद आप अपने पूरा घर ही आपने पेंट कर दिया। लेकिन आपने कहीं ये कहा है कि ये सारे प्रयोग जो थे मुझे मजबूरी में करने पड़े, या कुछ ऐसे हालात थे कि जी। आप मजबूर हो गए कि आपको ये। हाँ, जो घर जो पेंट किया था पूरा घर, तो वो मजबूरी में करना पड़ा था, बिल्कुल सही बात है। तब 3 महीने से कुछ हड़तालें चल रही थी, टाइम्स प्रेस बंद हो चुका था, सारे अखबार करीब करीब जहाँ जहाँ मैं काम कर रहा था वो सारे अखबार भी बंद हो चुके थे। पब्लिशिंग जो मेरा तब गुजराती में होता था, किताबें मेरी गुजराती में हुआ करती थी, जो मेरी मातृभाषा है, तो वो छपती थी सूरत में। तो वहाँ बाढ़ आई तो सारे किताबें ही वहाँ मतलब बह गई, पब्लिशिंग बंद हो गया, वहाँ से आमदनी बंद हो गई। और प्रकाशक ने एक बड़ा दिलचस्प खत लिखा था कि आबिद भाई, पूरा सूरत शहर डूब गया है, आपकी किताबें अभी भी तैर रही है। तो इन हालातों में मैं सोच रहा क्या करूं मैं, तो बेकार बैठा हुआ था, घर में कलर्स पड़े हुए थे, ब्रशेस पड़े हुए थे, कैनवास खरीदने के पैसे नहीं थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना दीवारों को कैनवास बनाया जाए। फिर मैंने ब्रश उठाया, कलर लिया और दीवारों को पेंट करना शुरू किया। तो करते करते सारी दीवारें, चारों दीवारें कैनवास बन गई। उसके बाद में बढ़ते बढ़ते चित्र जो है वो छत पर गया, पंखों पर गया, फर्नीचर पर गया, फर्श पर आया, और एक ऐसा अद्भुत प्रयोग अपने आप में बनता चला गया और बन गया। और ये प्रयोग ये था कि लोग जो है पेंटिंग के साथ जीते हैं, और मैं जो था पेंटिंग के भीतर जी रहा था, क्योंकि चारों और कैनवास था। लेकिन इसी आपके एक्सपेरिमेंट को लेकर प्रमोद पति ने फिल्म डिवीजन के लिए एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी आबिद के नाम से, जी जी, जो आज तक बहुत ही वहाँ उनकी जानी मानी फिल्म मानी जाती है। अभी हाल ही में वो किसी अंतर्राष्ट्रीय समारोह में भी दिखाई गई। जी। तो वो आपका फिल्म डिवीजन के साथ कैसा तजुर्बा रहा? बहुत ही बढ़िया रहा। उस फिल्म की थी तो 5 मिनट की फिल्म, लेकिन उसकी शूटिंग में 20 दिन से ज़्यादा प्रमोद पति ने समय लिया था। और उन दिनों यानी कि 1971 की बात कर रहा हूँ, ये बम्बई में चर्चा का विषय बन गई थी। जब फिल्म बन रही थी तब की बात बता रहा हूँ। लोगों को दूर दूर तक लोगों को ये हो रहा था कि क्या बन रहा है, क्या प्रयोग चल रहा है। इसकी भनक सत्यजीत रे को भी लगी। और सत्यजीत रे जो थे वो कहीं अमेरिका के दौरे से कलकत्ता जा रहे थे, तो बम्बई में ड्रॉप हुए, हमारे सेट पर आए, वो देखा कि क्या प्रयोग चल रहा है। तो ये फिल्म जो थी उसने काफ़ी लोकप्रियता रिलीज़ से पहले ही हासिल कर ली। और उसके बाद में जब ये रिलीज़ हुई ये फिल्म, तो सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, सारी दुनिया भर से मुझे खत आए कि आबिद भाई, हमने आपकी फिल्म जर्मनी में देखी, किसी ने कहा हमने आपकी फिल्म पेरिस में देखी। तो ये उसका बड़ा लाभ हुआ। और आपके दिल्ली में तो मेरे ख्याल से 1 साल तक लगातार हर हफ्ते में 1-2 बार दूरदर्शन पर आती रही। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद यह चर्चा जारी रहेगी।